आज के वीडियो क्लास का हम लोगों का जो टॉपिक है वह है मानसून या विभिन्न प्रकार के भारत में होने वाले वर्षा के वितरण को हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अलग अलग ऋतुओं में वर्षा का जो आगमन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है और उसका आने का कारण अलग होते हैं। आने के कारण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कुछ जो हमारे यहाँ वर्षा होते हैं उसके लिए पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार होता है। कुछ के लिए पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है वह जिम्मेदार होता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि मानसून का आगमन अलग होता है और मानसून का आगमन जो होता है जिसको हम लोग मानसून के अग्रसन शब्द से संबोधित करते हैं, उसी तरह इसका निवर्तन भी होता है, मतलब इसका बैक भी होना है, वापस होना भी होता है। दोनों ही स्टेज में वर्षा का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होगा। अलग अलग दिशाओं से वर्षा की उत्पत्ति देखी जाएगी। वर्षा के मात्रा में भी फ़र्क हम लोग पाएंगे। अब वर्षा के मात्रा में फ़र्क क्या होगा ये भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस मौसम में, किस सीज़न में। जैसे भारत में हम लोग देखते हैं 4 सीज़न की बातें होती हैं। उन 4 सीज़नों में गर्मी का भी दिन होता है, गर्मी का मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु जिसको हम लोग कहते हैं, फिर शीत ऋतु होता है। शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, आप देखते हैं। गर्मी के मौसम में भी वर्षा होती है। और एक्चुअल जो वर्षा ऋतु जिसको आप कहते हैं, जिसकी पीरियड सबसे लंबी होती है, मई से लेकर के, मई लास्ट से लेकर के एक्चुअल जून उसको लेकर चलिए, तो मध्य मई से लेकर या जून से लेकर के और यह नवंबर तक का जो पीरियड होता है, यहाँ तक जो वर्षा होती है, ये वर्षा का मुख्य पीरियड माना जाता है, जिसको मानसूनी वर्षा हम लोग कहते हैं। तो हम लोग शुरुआत पहले मानसूनी वर्षा से करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इसके अतिरिक्त और भी जो वर्षाएं होती हैं वो किस किस मौसम में। शीत ऋतु वाला वर्षा का क्या स्थिति है, कितना % शीत ऋतु की वर्षा होती है, गर्मी के ग्रीष्म ऋतु वाला वर्षा कितना होता है, उसका प्रतिशत कितना है, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं ये है हम लोगों का मानसून, भारत में मानसूनी वर्षा। भारत में मानसून बना लेते हैं टॉपिक हम लोग। अब ये मानसून जो होता है इसका जब हम लोग विश्लेषण शुरू करते हैं तो मानसून को पहले हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि मानसून है क्या। मानसून एक पवन है जिस पवन की उत्पत्ति समुद्री भाग से होती है और यह जो समुद्री भाग से जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है उसका 2 भाग होता है। एक होता है अरब सागर का पोर्शन, अरब सागर, और दूसरा हो जाता है आपको बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और एक तीसरा पोर्शन हिंद महासागर भी होता है, हिंद महासागर। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं तीनों जगह, इन तीनों जगहों से मानसून की उत्पत्ति होती है। मानसून शब्द जो होता है ये एक्चुअल मौसम के अनुसार जिस पवन की दिशा में परिवर्तन होता है वैसे ही पवनों को मानसूनी पवन कहते हैं। तो मानसून क्या है? मानसून एक पवन है जिसकी दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि जून के महीना में ये जहाँ इधर से उत्पन्न होगी और इसका डायरेक्शन दक्षिण से उत्तर पूरब की तरफ दिखेगा, यहाँ पश्चिम से इस दिशा में दिखेगा। यही चीज़ जो है जब हम लोग अक्टूबर, नवंबर, सितंबर की दिशा में देखेंगे तो ये देखेंगे कि ये अप बैक होगा, इसका डायरेक्शन जो होगा ये पश्चिम से पूरब की दिशा में दिखेगा। तो चूँकि मौसम के अनुसार से इसमें चेंज हो जा रहा है, इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसको मौसमी पवन भी हम लोग कहते हैं या मानसूनी पवन भी कहते हैं। भारत में इसे मानसून के नाम से जाना जाता है। अब तक यहाँ हम लोग मानसून को जब डिवाइड करेंगे, मानसून कितने तरह के होगा, तो एक मानसून का जो स्टेज होता है, मानसून जो है ये भारत में इसका 2 रूप होता है। पहला रूप जो होता है इसको मानसून का अग्रसन कहते हैं, अग्रसन। और दूसरा जो रूप होता है इसको मानसून का
निवर्तन कहते हैं। मानसून का अग्रसन क्या है? अग्रसन मतलब हो गया कि आना, मानसून के आने की क्रिया को मानसून का अग्रसन कहते हैं और उसके लौटने की क्रिया को मानसून का निवर्तन कहते हैं। अब आगमन को पहले हम लोग शुरू करते हैं, यानी अग्रसन को हम लोग डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो आप पहला टॉपिक बनाएंगे, इसमें अब सब टॉपिक जो हम लोग बनाएंगे, मुख्य टॉपिक तो हमारा हुआ भारत में मानसून। अब इसमें सब टॉपिक हम लोग बनाएंगे ग्रीष्मकाल में वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा का विभिन्न स्थिति, और उसमें पहला उसका जो और सब टॉपिक होगा वो हो जाएगा मानसून का अग्रसन। मानसून का अग्रसन शुरू होता है 1 जून से। 1 जून, प्रथम जून को, यानी पहले तारीख ऑफ जून के पहली तारीख को भारत में मानसून की शुरुआत होती है। यह मानसून की उत्पत्ति जो होती है ये हिंद महासागर के पोर्शन में इसकी उत्पत्ति होती है। अब ये हिंद महासागर का जो पोर्शन है जहाँ से मानसून की उत्पत्ति होती है, सबसे पहले जिस रूप में यह केरल का भूभाग होता है, केरल वाला भाग होता है। दूसरा, इसी तरह से 1 जून को ही मानसून की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से भी होती है। अब मानसून की उत्पत्ति यहाँ से कैसे होगी? मानसून मतलब पवन की उत्पत्ति हो रही है। ये पवन जो उत्पन्न होगी, इसका मुख्य कारण जो होता है ये होता है आपको उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। जैसे जेट स्ट्रीम एक बड़ी तीव्र ही पवन होती है जिसकी उत्पत्ति 8 डिग्री से लेकर के और 35 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है। जेट स्ट्रीम यहाँ लिख लेंगे हम लोग, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है इसकी उत्पत्ति 8 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांशों यानी नॉर्थ और साउथ दोनों ही अक्षांशों में इसकी उत्पत्ति होती है। अब यह जो जेट स्ट्रीम है ये यहाँ पर इस समय में जो हवा का दबाव होता है उससे प्रभावित होती है। तो यहाँ पर हम लोग अभी गर्मी का मौसम जनरली देखते हैं, तो गर्मी का मौसम जो हमारे यहाँ जून में होता है इस समय इस भाग में हवा का दबाव अधिक हो जाता है। अब जब हवा का दबाव अधिक होगा तो अधिक हवा के दबाव के कारण यहाँ से पवन की उत्पत्ति हो जाती है, और जो पवन की उत्पत्ति होगी यहाँ से तो उसका दिशा होगा हम लोगों के किधर, उस दिशा में जहाँ पर हवा का दबाव कम होगा। तो इस स्थलीय भूभाग में जो है इस समय हवा का दबाव कम होगा, तो इधर कम होगा हवा का दबाव क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर जो है सो हवा का दबाव इसके सापेक्ष में ज़्यादा हो जाता है। नतीजा होता है कि पवन की यहाँ से उत्पत्ति हो जाती है, और ये जो पवन की उत्पत्ति होती है ये आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो ये 1 जून को मानसून की उत्पत्ति हम लोग देखते हैं, जो केरल के यानी हिंद महासागर से जो उत्पन्न होगी वह केरल के तरफ प्रवेश करते हुए आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ हम लोग 1 जून को अगला जो हम लोग देखते हैं मानसून की उत्पत्ति, यह मानसून की उत्पत्ति हो जाती है बंगाल की खाड़ी से, और यहाँ से जो उत्पन्न होती है यहाँ भी सेम कंडीशन होता है, दबाव ज़्यादा हो जाता है और इसके सापेक्ष में स्थलीय भाग में दबाव कम होता है। तो ये पवन इस दिशा में चल पड़ती है, और ये जो है आगे की तरफ बढ़ने के बाद यही गारो खासी जयंतिया जो हम लोगों ने पर्वत श्रेणी के बारे में पर्वत में पढ़ाया था, तो वहाँ आकर के ये टकराती है, और टकरा करके यहाँ से फिर ये चूँकि पर्वतीय हिमालय का पोर्शन हो जाता है, इधर पूर्वांचल का श्रेणी हो जाता है, तो ये फिर ये टर्न करती है, घूमती है, और ये आगे बढ़ते हुए फिर घूमते हुए इसका दिशा चेंज होता है, हिमालय के साइड से ये बढ़ना आगे शुरू करती है, और बहते बहते जो हम लोगों के बिहार का पोर्शन है यहाँ 15 जून को
बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करती है। और पूरे भारत का जो क्षेत्र होता है ये लगभग 1 जुलाई, ऐसा अनुमानित किया गया है कि 1 जुलाई को मानसून जो है भारत के पूरे क्षेत्र को घेर लेने का काम करती है। ये हम लोगों को मानसून का 2 तरफ से जो आगमन हुआ, पहले हमने उसको देखा। एक हम लोगों ने देखा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुई शो, और दूसरी जो है हमने देखा कि हिंद महासागर से जो उत्पन्न हुई, इसका दिशा क्या था। अब देखिए आगे फिर हम लोग यहाँ से फिर लगभग अरब सागर से जो है ये 5 जून को, इसके बाद में 5 जून को फिर मानसून की उत्पत्ति इस दिशा से होती है और यह आगे की तरफ बढ़ती है। ये पोर्शन लगभग कर्नाटक वगैरह का पोर्शन ये टच करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। ये डायरेक्शन इसका जो है वो इस पर्वतों के से क्रॉस करने के दिशा के अनुसार से तय होता है। फिर आगे बढ़ने पर यहाँ 10 जून को जो है फिर से मानसून इस क्षेत्र से उत्पन्न होती है, अरब सागर के यहाँ वाले पोर्शन से उत्पन्न होती है और ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू करती है। इसी तरह से और इसकी जो है इसका विस्तार होता चला जाता है। और यहाँ 15 जून को हम लोग देखेंगे कि 15 जून को जो है ये दिशा और आगे की तरफ जाती है और आगे बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक आ जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं इधर से भी 15 जून के आसपास तक यहाँ पहुँच गया और इधर से भी पहुँच गया। ये धीरे धीरे इसका विस्तार होते जाता है और ये विस्तार आगे बढ़ते बढ़ते जो है फिर यहाँ 1 जुलाई को इस क्षेत्र से भी प्रवेश शुरू हो जाता है। अर्थात इसका कहना यह है कि चारों तरफ से अब मानसून का जो है प्रवेश भारत के पूरे क्षेत्र में लगभग हो जाता है और जिस कारण से 1 जुलाई के आसपास लगभग भारत के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में हमारे मानसून का प्रभाव हो जाता है और पूरे भारत में 1 जुलाई के आसपास वर्षा होती है। ये मानसून के आगमन के कारण हम लोगों ने देखा। यहाँ जो है पंजाब में जो है ये 15 जुलाई के आसपास पंजाब में हमारे मानसून का प्रवेश मुख्य रूप से पाया जाता है और 15 जुलाई तक जो होता है भारत का संपूर्ण भूभाग पूरी भारी वर्षा के प्रभाव में होता है। ये सब जो वर्षा हुए, इस वर्षा का हिस्सेदारी पूरे हमारे भारत के में होने वाले वर्षा में इस पूरे मानसून के अग्रसन से, जो हम लोगों ने मानसून के अग्रसन को देखा है पहले वाले भाग को, मानसून के अग्रसन से जो वर्षा होती है वो कितने % वर्षा होती है, यह हम लोगों के पास प्रश्न आता है कि मानसून की यह जो वर्षा होती है उसका प्रतिशत कितना होता है। तो ये पूरे भारत में जो वर्षा होती है इस वर्षा का टोटल प्रतिशत मान 74% होता है। मतलब मानसून के अग्रसन से, नोट करेंगे, पूरे भारत में मानसून के अग्रसन से जो वर्षा होती है उस वर्षा का प्रतिशत मान 74% होता है। 74% वर्षा पूरे भारत में होने वाले वर्षा का, यानी 1 साल के अंतर्गत जितनी वर्षा होती है उस पूरे वर्षा का 74% वर्षा जो है ये भारत में मानसून के अग्रसन के द्वारा होती है। अब मानसून के अग्रसन को हम लोगों ने देखा। अब निवर्तन क्या होता है, यहाँ कई क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं उसमें मुख्य क्वेश्चन ये होता है कि मानसूनी पवन का उत्पत्ति किस पवन के कारण होता है, किस स्ट्रीम के कारण होता है। तो पहला आपका है कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण जो है भारत में मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है। यह कहाँ से होती है, तो 8 डिग्री से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ ईस्ट दोनों ही कटिबंधों में यह उत्पन्न होती है। उष्णकटिबंधीय दोनों ही तरफ से जेट स्ट्रीम इसकी उत्पत्ति होती है, जिसको हम लोग यहाँ पर देखे हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग इसी में बनाएंगे मानसून का निवर्तन। अब निवर्तन वाली जो स्थिति होगी वह क्या होगी, कहाँ होगी, तो इसमें हम लोग अब रिवर्स करेंगे, चेंज करेंगे।
इसको रहने देते हैं और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अब चेंज करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं और ये सब बदल दिया जाए। 74% हटा देते हैं। फिर यहाँ से हम लोग इसको रोक देते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं। अग्रसन की पूरी डायरेक्शन हम लोग अब इसको मिटाते हैं। और अब हम लोग लेते हैं निवर्तन की बात। तो निवर्तन वाली जो हमारी क्रिया होती है ये लौटेगी, मानसून यानी कि यहाँ से अब लौटेगी, जो आगे बढ़ी थी ये अब लौटती है। तो लौटने का कारण जो होता है, मुख्य कारण होता है तापमान में परिवर्तन। अब फिर से तापमान में परिवर्तन होता है और तापमान में परिवर्तन होने के कारण जो है हम लोग देखते हैं कि मानसून अब रिटर्न होना शुरू होती है। तो मानसून का रिटर्निंग जो है ये इस डायरेक्शन में अब शुरू होगी। पहले का मंथ जो हम लोगों ने देखा था, मानसून के आगमन का जो महीना था, वो महीना हम लोगों ने यहाँ चर्चा किया है। आगमन के लिए, अग्रसन के लिए जो महीना है, ये अग्रसन का मंथ जून से लेकर और सितंबर तक होता है। मुख्य महीना मानसून के आगमन का जून से सितंबर होता है। अब मानसून का जो निवर्तन होता है यह यहाँ से लौटना शुरू करती है वापस। तो अब दिशा बदल जाता है। अब दिशा बदलेगा यानी कि ये जो आएगी, ये जो चली थी अब ये अब बैक होना शुरू करती है और ये पीरियड हो जाता है आपको मुख्य रूप से अक्टूबर और नवंबर। इस अक्टूबर और नवंबर में जो हम लोग वर्षा फेस करते हैं, सितंबर का कुछ भाग भी हम लोग इसमें समाहित कर लेते हैं, मध्य सितंबर से शुरू हो जाता है। तो अब ये कम हो जाता है, इसका प्रभाव जो है वर्षा यहाँ पर कम होने लगती है। ये अलग बात है कि पिछले साल हम लोग सितंबर अक्टूबर महीने में ही हम लोगों ने वर्षा का प्रकोप देखा था और पूरे मानसून की जो वर्षा थी उसमें का अधिकतम भाग हम लोगों को पिछले साल दशहरा के समय में देखने को मिला था। लेकिन वो ये सब जो है एक्सेप्शन होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। पूरे भारत में जो वर्षा होती है उस वर्षा का 13% वर्षा जो है ये मानसून के निवर्तन से होता है। यानी मानसून के निवर्तन से भारत में होने वाली वर्षा का कुल मान 13% होता है। भारत में 13% वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है, जिसका महीना अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होता है। ये हम लोग देखें मानसून का अग्रसन और निवर्तन। अब इसके बाद हम लोगों के पास प्रश्न आता है कि ये तो वर्षा काल में जो है वर्षा हुई उसकी बात हम लोगों ने किया, इसके अतिरिक्त भी फिर वर्षा भारत में होती है। जैसे जाड़े के मौसम में भी भारत में वर्षा होती है। अब जाड़े के मौसम में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है? तो मानसून को मिटा देते हैं, मानसून को हम लोग मिटा लेते हैं। तो मानसून को मिटाने के बाद अब जाड़े के मौसम वाले वर्षा को हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सब टॉपिक बना लेते हैं कि जाड़ा यानी शीत ऋतु, शीत ऋतु शीत ऋतु में क्या होगा? जो वर्षा शीत ऋतु में भारत में होती है इसका मात्रा बहुत कम होता है, मात्र 4% इसका मात्रा होता है। और ये 4% जो मात्रा होता है इस वर्षा का मुख्य सोर्स क्या है कि इसके लिए एक जेट स्ट्रीम फिर हम लोग जिम्मेदार लेते हैं, उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम, यानी कि 20 डिग्री से लेकर के उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम, ये 20 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के क्षेत्र से नॉर्थ और ईस्ट दोनों ही कटिबंधों में इसकी उत्पत्ति होती है। यह जो जेट स्ट्रीम है, यानी 20 डिग्री की बात हम लोग कर रहे हैं,
तो अब यहाँ हम लोग चलते हैं, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, इसके ऊपर वाला पोर्शन होगा। इससे प्रभावित जो है हमारा इधर का दिशा नहीं होगा। यह जो उत्पन्न होगी इस दिशा से ये उत्पन्न होगी। ये जाड़े के मौसम में ये वर्षा हम लोगों को मिलती है। और ये आती कहाँ से है? तो पश्चिम दिशा से। नाम है पछुआ जेट स्ट्रीम, तो पश्चिम दिशा से आएगी, मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति होगी। और पश्चिम दिशा से ये बढ़ते हुए आगे की तरफ आती है। तो यह जो है राजस्थान के पोर्शन से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश होते हुए, और इसका कुछ हिस्सा जो है बिहार तक पहुंच जाता है। तो ये जो आगे बढ़ती है, तो राजस्थान में जब ये वर्षा प्रवेश करती है तो वहाँ पर राजस्थान में जो वर्षा होती है तो उस वक्त सरसों के फसल का सीज़न होता है। सरसों के फसल के सीज़न होने के वजह से वहाँ पर जो बारिश हो जाती है तो उसके लिए मावट का काम करता है। वहाँ कहा जाता है मावट वर्षा, राजस्थान में इसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहाँ पर सरसों के फसल के लिए काफ़ी लाभदायक हो जाती है, जिस कारण वहाँ पर लोग इसको मावट कहते हैं। तो पहले ये प्रवेश करती है वहाँ से, लेकिन ये आती कहाँ से है? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान होते हुए ये भारत की तरफ प्रवेश करती है। जब ये भारत की तरफ आती है तो ये काफ़ी ठंडी हो जाती है, क्योंकि ये सब जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, पर्वतीय क्षेत्र को छूते हुए आती है, जिस कारण शीतलहर की उत्पत्ति आप देखते होंगे। जाड़े के मौसम में जो भी वर्षा, जो भी आपको पवन आती है, वो देखिएगा पश्चिम दिशा से उसकी दिशा होती है। तो पश्चिम दिशा से आती है और पर्वतीय क्षेत्र को छूते हुए आती है, जिस कारण से कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और शीतलहर की उत्पत्ति होती है। जब भी पवन बहेगी तो देखिएगा शीतलहर आ जाता है। लोग कहते हैं शीतलहरी आ गया है। ये वही शीतलहरी है जो पश्चिम दिशा से पवन के साथ भारत में प्रवेश करती है। यह आकर के फिर जो है इस जो पूरी वर्षा होती है, इस पूरे वर्षा का लगभग 25% वर्षा जो है वो इस क्षेत्र में करती है, राजस्थान के क्षेत्र में। 4% वर्षा जो है इससे बचा हुआ लगभग उत्तर प्रदेश में होता है, और थोड़ा बहुत उससे बचा हुआ जो होता है वो बिहार तक इधर पहुंच जाता है। ये वर्षा का माने पहुंचना होता है। लेकिन ये जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये पूरे वर्षा में इसकी हिस्सेदारी कितनी होती है? तो यहाँ तो हम लोगों ने प्रतिशत देखा कि इतना जो है, ये पूरे वर्षा का 25% यहाँ हम लोगों ने देखा कि लगभग राजस्थान में होती है, 4% यहाँ होता है। तो किसका? ये जो जाड़े के मौसम में, मतलब शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, उस वर्षा का हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया है। लेकिन भारत में जितनी वर्षा होती है उस वर्षा में इस वर्षा का मात्र 3% हिस्सेदारी होता है। यानी 3% वर्षा, भारत के कुल वर्षा का मात्र 3% वर्षा जो है यह आपको किस से होती है? तो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम से होती है। क्वेश्चन ये पूछता है कि जाड़े के ऋतु में या शीत ऋतु में जो भारत में वर्षा होती है उसका स्रोत क्या है? तो ये उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम इसका स्रोत होता है, ठीक है, जिसका मात्रा 3% मात्र होता है। अब यह इससे एक और क्वेश्चन एक दो पूछता है कि ये जो है किस किस तरह के फसल के लिए उपयुक्त होता है। तो इस वक्त भारत में हम लोग उत्तर प्रदेश वगैरह का क्षेत्र देखेंगे, बिहार का क्षेत्र देखेंगे, तो यहाँ गेहूं का फसल लगा होता है। तो गेहूं के फसल, चना का फसल, सरसों के फसल है ना, मतलब रबी फसल के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इससे जो लाभान्वित होने वाले फसल होते हैं वो रबी के फसल होते हैं, जिसमें सरसों का फसल है, गेहूं का फसल है, और उसी तरह जो है चना का फसल है, ये प्रभावित होता है, ये लाभान्वित होता है। और भी दलहन की कुछ फसल हैं जो इससे लाभ जिसके द्वारा इन लोगों को लाभ मिलता है। ये हम लोगों को था कि शीत ऋतु में होने वाले वर्षा को हम लोगों ने देखा। अब यही हम लोग चर्चा करेंगे एक और वर्षा की जो हम लोग ग्रीष्म ऋतु में पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा हम लोग पाते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो पूरे वर्षा का, भारत में होने वाले संपूर्ण वर्षा का जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है उसकी भागीदारी होती है 10% वर्षा कुल भारत में होने वाले वर्षा का ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है, गर्मी के दिनों में जो वर्षा होती है उसका मात्र 10% होता है।
और यहाँ भी आप देखेंगे इसके लिए भी जो होती है, ये जो वर्षा होती है इसमें मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु वाले वर्षा के लिए दो तरह के पवन भागीदार होते हैं। एक पश्चिम दिशा से, मतलब इधर जो वर्षा होगी उसके लिए पश्चिम दिशा से जो पवन आएगी और यहाँ की धूल भरी आंधियाँ यहाँ से उत्पन्न लोकल स्तर पर उत्पन्न हो जाती हैं। ये दोनों मिल कर के और यहाँ पर वर्षा करने लगती हैं। दूसरी जो होती हैं ये दक्षिण पूर्वी, मतलब ग्रीष्म ऋतु में इधर दक्षिण पूरब से भी जो है सो पवन की उत्पत्ति होती है और यह जो पवन उत्पन्न होती है ये भी आगे की तरफ बढ़ती है और स्थलीय भाग में आंधी का रूप ले लेती है। चूँकि गर्मी ज़्यादा होने लगती है तो यहाँ आंधी का रूप ले लेती है और जिस कारण से इस वक्त वर्षा होने लगती है। तो यहाँ दो तरफ से, एक जो है आपको इधर से भी आएगी और इधर से जो आएगी वो इस तरह से घूम करके आएगी और पश्चिम बंगाल तक ये पहुँच पाती है। दूसरी जो है जो इधर से आती है ये आकर के आपको प्रभावित कर देती है, इस पोर्शन सबको प्रभावित कर लेती है, यहाँ तक हम लोगों के पास पहुँच जाती है। जो 10% कुल वर्षा है उसको हम लोगों ने देखा। लेकिन ये वर्षा आपको क्या है, कहीं हानिकारक है तो कहीं लाभदायक है, क्योंकि जब हम लोग इस वर्षा की विशेषता को देखते हैं तो जब ये केरल की तरफ से इसकी शुरुआत होती है, जब केरल में ये वर्षा होती है तो केरल में इस समय में इसका सीज़न, पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें इसका सीज़न क्या होगा। ये ग्रीष्म ऋतु वाला जो है, जैसे शीत ऋतु वाला का जो है इसका सीज़न दिसंबर से लेकर, शीत ऋतु के वर्षा का पीरियड है दिसंबर से लेकर फरवरी तक, और जबकि ग्रीष्म ऋतु का जो वर्षा है इसका पीरियड होता है मार्च से लेकर और मई तक। मुख्य पीरियड इसका यही होता है। अब ये मार्च से मई तक जो इसका पीरियड होता है इसमें क्या होगा, देखिए भारत में जो केरला का पोर्शन होगा, इस केरला के पोर्शन में आम का फसल होता है। तो आम के फसल को ये लाभदायक के लिए लाभदायक सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ पर इस वर्षा को, केरल के क्षेत्र में इस वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसके लिए मैंगो शावर वर्ड प्रयोग किया जाता है। आम्र वर्षा इसको कहते हैं केरल में। लेकिन जब ये आगे की तरफ बढ़ता है, जब ये जाता है कर्नाटक की तरफ, तो कर्नाटक में इससे दो तरह के फसल को लाभ होता है। इस समय में यहाँ पर कर्नाटक वाले क्षेत्र में जो है कॉफ़ी का फसल लाभान्वित होता है और दूसरा चेरी एक प्रकार का फल है जो आप देखे होंगे, बहुत लोग इस चीज़ों से इस फल को खाए होंगे, बहुत लोग अपरिचित होंगे। तो कॉफ़ी और चेरी के फसल के लिए चूँकि लाभदायक हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर जब ये इस जगह आकर के और चेरी और कॉफ़ी के फसल को लाभान्वित करती है, इसीलिए इसको कॉफ़ी वर्षा के नाम से भी पुकारा जाता है। मतलब कॉफ़ी के लिए वर्षा हुई, लोगों का कहना है कि ये वर्षा क्यों हुई, तो ये वर्षा कॉफ़ी के लिए हो गई, इसीलिए इसको कॉफ़ी वर्षा या कॉफ़ी शावर शब्द से संबोधित किया जाता है। कॉफ़ी शावर या चेरी ब्लॉसम, चूँकि चेरी का फसल पकना शुरू हो जाता है तो इसीलिए इसको चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि गर्मी के दिन में होने वाले वर्षा को जो है वो कर्नाटक में क्या कहा जाता है, तो वहाँ उसको चेरी ब्लॉसम के नाम से पुकारा जाता है। और यही चीज़ जब बंगाल की तरफ से ये इन करती है तो अब देखिए बंगाल में ये हानि पहुँचाती है। लेकिन बंगाल से पहले हम लोगों को यहाँ असम भी हम लोग देखते हैं, इसका प्रभाव असम की तरफ भी होता है। और असम में जब ये वर्षा होती है तो इससे असम या हम लोग दार्जिलिंग तक जब ये जाती है तो वहाँ ये लाभ पहुँचाती है। तो दार्जिलिंग या असम में इस वर्षा से चूँकि चाय का फसल लाभान्वित होता है, तो चाय के फसल लाभान्वित होने से इसको जो है वहाँ पर चाय वर्षा के नाम से भी
पुकारा जाता है, चाय वर्षा के नाम से पुकारा जाता है असम के क्षेत्र में। लेकिन जब ये पश्चिम बंगाल में इन करती है तो पश्चिम बंगाल में ये क्या करती है, फसल को बर्बाद करती है, क्योंकि इस समय में जो है ये मई के आसपास, अप्रैल मई के समय में, इस समय में हमारे पश्चिम बंगाल में और कुछ बिहार का भी हमारा पोर्शन होता है, जो बिहार के पोर्शन में यहाँ पर हम लोगों के फसल पके होते हैं। बिहार में जो है सो गेहूं का फसल पकने के स्टेज होता है अप्रैल के महीने में, और वही चीज़ जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में धान का फसल पका होता है। तो अब ये क्या करता है कि यहाँ धान के फसल को बर्बाद कर देता है। इसी कारण से पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बैसाख के महीने इसमें आता है, हिंदी महीने से बैसाख का महीना होता है, तो इसीलिए इसको काल बैसाखी के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि इसके आने से हमारा धान का जो फसल होता है पश्चिम बंगाल का वो कंप्लीट बर्बाद हो जाता है, वो इफेक्टेड हो जाता है। इसी कारण इसे यहाँ पर काल वर्षा के नाम से पुकारा जाता है। एक और हम लोगों के पास इसके अतिरिक्त, ये तो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हो गए, और पूछता है यहाँ क्वेश्चन कि एक भारत में हमेशा 2 साल 3 साल के बाद देखते हुए कि सूखा पड़ जाता है, उसका कारण क्या है। तो अगला टॉपिक हम लोग एक देखेंगे जिसको हम लोग एल नीनो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। एल नीनो, ये एल नीनो जो है यह क्या है, इसको दक्षिणी सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है, या इसका एक्चुअल जो नाम होता है प्रति विषुवतीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। और यह जलधारा चूँकि गर्म जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा बहते बहते और भारत की तरफ आते हुए और हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी में ये पहुंच जाती है। तो जब हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में ये पहुंच जाती है और इसका समय होता है मई जून का महीना, तो जब जून या मई के महीने में एल नीनो या प्रति विषुवतीय गर्म जलधारा, या गर्म जलधारा भी यहाँ पर लिख सकते हैं, गर्म भी जोड़ लेते हैं, गर्म जलधारा हिंद महासागर या पश्चिम बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, तो इसके कारण से जो यहाँ पर जो दबाव हमको चाहिए था, हवा का दबाव, मतलब यहाँ पर समुद्र में जो दबाव चाहिए था वो अधिक दबाव चाहिए था। जब तक अधिक दबाव नहीं होगा तब तक यहाँ से पवन की उत्पत्ति नहीं होगी। परिणाम ये होता है कि यहाँ पर पवन की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि ये दबाव जब गर्म यहाँ का ये आता है और आकर के समुद्र के यहाँ पानी को गर्म कर देता है। तो समुद्र का पानी गर्म जलधारा है, आ गया, पहुँच गया, 2 साल 3 साल के अंतराल पर जनरली ऐसा होता है। कभी कभी बढ़ता है तो 5-5 साल तक जा सकता है, सामान्य 2 साल 3 साल इसका अंतराल देखा जाता है। तो यहाँ का अब भाग जो हुआ ये गर्म हो गया, तो गर्म हो जाने की वजह से यहाँ से पवन की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, यानी मानसून की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, और मानसून की उत्पत्ति नहीं हो पाती और पूरे भारत में सूखा पड़ जाता है। तो इसका जो कारण है वो है प्रति विषुवतीय गर्म जलधारा, जो प्रशांत महासागर से उत्पन्न होती है और बहते हुए ये जो है पहुँच जाती है हमारे पश्चिम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक पहुँच जाती है। इसे एल नीनो इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि वर्षा नहीं होने का कारण क्या होता है, या कम वर्षा होने का कारण क्या होता है, तो उसका जो कारण होता है वो एल नीनो इफेक्ट या प्रति विषुवतीय गर्म जलधारा, इसका इफेक्ट होता है। इन सब चीज़ों के बाद हम लोग के ये जानना ज़रूरी होता है कि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। 2 क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो यहाँ मौसिनराम तथा चेरापूंजी है, जिसमें मौसिनराम का रिकॉर्ड अभी सबसे ज़्यादा किया गया है, और उसी के समकक्ष पहले जो था सो चेरापूंजी जाना जाता था, अब मौसिनराम है। यहाँ जो मॉनसून जो रिकॉर्ड है वर्षा का वो 1140 सेंटीमीटर है पूरे साल में। यहाँ पर मेघालय में पड़ता है, मेघालय में मौसिनराम और चेरापूंजी है, जहाँ की भारत में सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है मौसिनराम में। पहले चेरापूंजी होता था, समकक्ष थोड़ा बहुत आगे पीछे यहाँ होते रहता है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मौसिनराम। ये कहाँ है, तो मेघालय में है। इसका मुख्य कारण हम बता देते हैं कि गारो खासी जयंतिया जो यहाँ पर्वत श्रेणियाँ है, यहाँ से आने के बाद पवन यहाँ रुक जाती है, हमेशा रुक जाती है, और जिस कारण यहाँ वर्षा काफ़ी हो जाती है।
कोई भी पहुंच जाती है तो वहाँ रुक जाती है, पर्वत का वहाँ श्रेणियाँ हैं चारों तरफ से रुक जाती है, घिर जाने की वजह से वहाँ पर वर्षा कंटिन्यूअस करके ही वहाँ से आगे बढ़ती है। इसी तरह फिर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। अब दो क्षेत्र हम लोग देखेंगे। एक जो क्षेत्र हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं ये राजस्थान का क्षेत्र हो जाता है। राजस्थान के क्षेत्र में जो है एक जैसलमेर जगह है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा, इसका नाम लिख लेते हैं, मौसिन राम तथा चेरा पूंजी। अब यहाँ जो हम लोग लिखेंगे ये हम लोगों का हो जाता है जैसलमेर। जैसलमेर वह जगह है जहाँ भारत में सबसे कम वर्षा होती है। और इसके साथ साथ एक और ऑप्शन दे देता है, ये लद्दाख का जो ये पोर्शन क्षेत्र होता है यहाँ मात्र 9% वर्षा, 9 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड किया गया है। अब सोचिए 9 सेंटीमीटर मिनिमम वर्षा अभी तक का रिकॉर्ड किया गया है, जो सबसे कम वर्षा होता है। यहाँ क्षेत्र राजस्थान का क्षेत्र, इसका कारण ये होता है कि अरावली पर्वत जो होती है, ये अरावली पर्वत का विस्तार ऐसे पाया जाता है। तो अरावली पर्वत चूँकि उत्तर से दक्षिण दिशा में है, तो जो पवन यहाँ से उत्पन्न होती है सीधे क्रॉस कर जाती है, ये रुक नहीं पाती है यहाँ पर, जिस कारण से कि ये सारा क्षेत्र थार मरुस्थल के रूप में विकसित हो गया है। और ये सारा क्षेत्र काफ़ी गर्म क्षेत्र हो जाता है, लू के उत्पत्ति का सेंटर हो जाता है। वो जैसलमेर जिसमें मुख्य है सबसे कम वर्षा का क्षेत्र। लेकिन एक और क्वेश्चन पीछे जैसे कई बार पूछता है, इसमें जो ऑप्शन होता है सबसे कम वर्षा वाले पोर्शन में, इसमें लद्दाख का जो ये पश्चिमी क्षेत्र होता है, ये भी क्षेत्र आपका लद्दाख का ये पश्चिमी क्षेत्र, लद्दाख वाला ये जो क्षेत्र हुआ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ भी वर्षा कम होती है क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा भाग होता है, इसको पवन क्रॉस नहीं कर पाती है, क्योंकि इसके जो पवन की जो ऊंचाई होती है उस ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचा भूभाग ये हो जाता है और इसको पवन क्रॉस नहीं कर पाती है, जिस कारण से यहाँ वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। तो एक क्षेत्र लद्दाख हो गया। और सामान्यतः ये सब जो क्षेत्र होते हैं यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब ज़्यादा वर्षा वाले कौन है, जैसे 300 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्र हमारे कौन है, तो जैसे मैंगलोर हुआ, ये सब जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये सब क्षेत्र जो है यहाँ 300 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। मेघालय वगैरह हो ही जाएगा, असम वगैरह ये सब क्षेत्र हो ही जाएगा। हम लोग बिहार के आसपास जो आते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश का जो पोर्शन देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा इस क्षेत्र में होती है। औसत वर्षा जो रिकॉर्ड किया गया है ये 200 सेंटीमीटर से कम भी रिकॉर्ड किया गया है। यही प्रभाव लगभग हम लोगों को इधर भी देखा जाता है, मध्य प्रदेश ये सब क्षेत्रों में भी पाया जाता है। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो होता है राजस्थान है, कच्छ का रण, ये कच्छ है, कच्छ का जो क्षेत्र है वो है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है जहाँ सबसे कम वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जिसको आप नोट करेंगे। लद्दाख का क्षेत्र है ही। और न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र में जो है मतलब जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होते हैं, है ना, तो एक 300 सेंटीमीटर वाला देखें हम लोग, जो तटीय क्षेत्र होगा, जहाँ जहाँ ये नज़दीक होगा तट पर, वहाँ 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। और फिर 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर के बीच में ले सकते हैं, या 200 सेंटीमीटर से कम वाला जो वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम वाला है, तो वो वर्षा का जो क्षेत्र होता है वो सब बिहार उत्तर प्रदेश ऐसे क्षेत्र हो जाते हैं। और एक न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, मतलब 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा का क्षेत्र जो है वो कौन सा है, तो उसके अंतर्गत जो है हम लोग उसमें आ जाता है दक्षिणी राजस्थान। राजस्थान का जो दक्षिण वाला भाग होता है वो चला आता है। उसके अतिरिक्त गुजरात का ही भाग आ जाता है। गुजरात में भी उस सापेक्ष में उसके कम होती है, हालांकि इधर वर्षा का क्षेत्र सब वितरण थोड़ा सा चेंज हुआ है, परिवर्तन देखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर ये औसत वर्षा का रिकॉर्ड यही किया गया है। दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र जो है ये भी जो है 50 से 100 सेंटीमीटर, आंध्र प्रदेश वाला ये सब क्षेत्र 50 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर भी वर्षा का रिकॉर्ड किया गया है। उसी तरह से कर्नाटक है और पूर्वी राजस्थान है, वो सब भी आपको 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा वहाँ पर देखी जाती है। पंजाब और हरियाणा का, मतलब दक्षिण वाला जो पंजाब का भाग होता है यहाँ, और हरियाणा का जो ये भाग होता है, ये भी जो है 50 से 100 सेंटीमीटर वाले, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले भूभाग के रूप में गिना जाता है। ये हम लोगों को था आज का क्लास, जिसमें हम लोगों ने वर्षा के वितरण को अध्ययन किया, वर्षा का मानसून के बारे में पढ़ा, विभिन्न
विभिन्न मौसम में जलवायु का जो है स्थिति में हम लोग